करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि हमको जो यूपीएससी में जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हमको एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करना है, एक दूसरे से तुलना कैसे करनी है सब्जेक्टों की। जिस दिन आपको तुलना करनी आ गई तो आपको यूपीएससी एक खेल जैसा लगेगा, जस्ट फॉर गेम फॉर यू, आपके लिए एक गेम की तरह होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे यूपीएससी के एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट से कैसे मिलाना है, कैसे पढ़ना है। इसमें पढ़ने का तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा, किस तरीके से हमको पढ़ना है। तो एक बार आप लोग आ जाइए लाइव, जितने भी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच गया हो वो लोग लाइव जुड़े। देखिए हम इसमें बताएंगे आपको, पहले हम हिस्ट्री, इसकी जो हिस्ट्री है, इतिहास क्या है। आपसे पूछते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास संस्कृति का अध्ययन है, कल्चर का अध्ययन है। इतिहास संस्कृति का अध्ययन क्या है, इतिहास है। और संस्कृति क्या कैसी है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर अध्ययन है। संस्कृति, इतिहास संस्कृति का ऊर्ध्वाधर अध्ययन है। ये परिभाषा याद कर लो कि इतिहास जो है संस्कृति का ऊर्ध्वाधर अध्ययन है। कल्चर में क्या क्या आता है, देखिए कल्चर क्या है पहले तो हम जानेंगे। अब संस्कृति हमें पता हो गई कि इतिहास संस्कृति का ऊर्ध्वाधर अध्ययन है, ठीक है ना। अब कल्चर क्या है, यानी इंसान अपने ज्ञान, रीजन, अपने कारण, अपनी इच्छाएं, विल और अपने उद्देश्य, पर्पज से जो कुछ भी बनाता है वो सब कल्चर है। मतलब कि इंसान अपने ज्ञान, इच्छा और अपने पर्पज के लिए जो कुछ भी बनाता है वो सब क्या है, कल्चर है, सब कल्चर है। इसके अलावा जो है वह प्रकृति है, नेचर है। मतलब जो इंसान ने बनाया है वो सब क्या है, कल्चर। और इसके अपोजिट जितना भी जो कुछ है ब्रह्मांड में वो सब है प्राकृतिक। तो कल्चर में क्या क्या आता है, कल्चर में आता है भौतिक, अभौतिक, जो कुछ भी है वो सब कल्चर है। जो मानव ने अपनी सुविधाओं के लिए बनाया है वो सब कल्चर है। तो कल्चर में हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, लगभग 9 शब्द हैं उसमें, उसे हम कहते हैं लास्ट पीस, LAST, लास्ट, PIECE, लास्ट पीस। तो इस लास्ट पीस में क्या है, L माने लॉ, कानून, मनुष्य ने बनाया। A माने एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, मनुष्य ने बनाया। एक डायरी लेकर बैठिए और लिखिए उसमें लास्ट पीस। L माने लॉ, कानून, आदमी ने बनाया, मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने अपने ज्ञान, अपनी इच्छा और अपने उद्देश्य के लिए जो कुछ भी बनाता है वो सब कल्चर है। वही हम बता रहा हूं। और कल्चर को हमने डिफाइन किया है 9 वर्ड्स से। लास्ट पीस, लास्ट पीस मतलब लॉ, L माने कानून, ए माने एडमिनिस्ट्रेशन, मनुष्य ने कानून बनाया, प्रशासन बनाया। और S माने सोसाइटी, समाज बनाया। और T माने टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, प्रौद्योगिकी बनाई। और अब लास्ट हो गया फिर पीस, PIECE। तो P मतलब पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक जीवन बनाया, जिसमें राज्य की कल्पना की, स्टेट की कल्पना की। फिर उसके बाद बनाया है I, पीस, PI, आइडियोलॉजी, विचारधारा बनाई। और विचारधारा में ही 2 चीजें हैं, धर्म एवं दर्शन, जो कि मनुष्य ने इजाद किया। ये सब कल्चर ही चल रहा है। इसको हम लास्ट पीस वर्ड से देखते हैं। 9 है, 9 पार्ट से है कल्चर, 9 चीजें इसमें आती हैं। और E माने इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बनाई मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए, ठीक है ना। C माने कल्चर, यानी संस्कृति बनाई मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए। संस्कृति मतलब सभ्यता, डांस वगैरह, जितने भी जो हैं कुश्ती कला वगैरह, ये सब कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, ठीक है ना। फिर उसके बाद है एनवायरनमेंट, पर्यावरण बनाया मनुष्य ने। तो कल्चर में क्या क्या आता है, लास्ट पीस, LAST, L माने लॉ, कानून, A माने एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, S माने सोसाइटी, समाज, T माने टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। उसके बाद पीस, P माने पॉलिटिकल, राजनीतिक बनाई। I माने
आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी में दो चीज़ें आती हैं, विचारधारा में दो चीज़ें आती हैं, एक तो धर्म, एक दर्शन। फिर उसके बाद PIE माने इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बनाई मनुष्य ने। फिर PIEC, सी माने कल्चर, जो बड़ी बड़ी मूर्ति कला वगैरह विकसित की, स्थापत्य कला विकसित की, डांस नृत्य जो विकसित किया वो मनुष्य ने बनाया। PIECE, फिर उसके एनवायरनमेंट मनुष्य ने बनाया, पर्यावरण के संरक्षण के लिए एनवायरनमेंट। तो ये सब क्या है? मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाली अपनी इच्छा, अपने कारण, अपने ज्ञान, अपने कौशल और अपने उद्देश्य के आधार पर जो कुछ भी बनाया जाता है मनुष्य के द्वारा, वो सब क्या है? कल्चर है। ध्यान रखना, वो सब क्या है? कल्चर है। बस हो गया आपका GS, पूरा GS पेपर इन्हीं में समेटा हुआ है। अगर हम कोई कारण बताएंगे तो लास्ट पीस, इन्हीं लास्ट पीस से हम डिसाइड करेंगे। अगर किसी उत्तर की हमें कल्पना, अगर किसी उत्तर की हमें मूल्यांकन करना है तो लास्ट पीस, किसी उत्तर का हमें अगर कारण बताना है तो लास्ट पीस, किसी उत्तर का हमें उद्देश्य बताना है तो लास्ट पीस। सिंपल। ऐसे ही हमको आंसर राइटिंग करनी है, ऐसे ही हमको क्वेश्चन को पहचानना है। सिंपल वे, लास्ट पीस, 9 वर्ड्स का। L माने लॉ, A माने एडमिनिस्ट्रेशन, S माने सोसाइटी, T माने टेक्नोलॉजी, पीस, P माने पॉलिटिकल, E माने PI माने आइडियोलॉजी, विचारधारा, दो हैं, एक तो धर्म और दर्शन, इसी में आते हैं। फिर उसके बाद E माने इकोनॉमी, C माने कल्चर और E माने इन्वायरमेंट। लास्ट पीस, सिंपल वर्ड है लास्ट पीस। हर उत्तर में इसको हम आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये कल्चर में ही लास्ट पीस जो है, यही GS पेपर का सिलेबस है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज से कानून जुड़ा हुआ है, प्रशासन जुड़ा हुआ है, समाज से पॉलिटिकल लाइफ जुड़ी हुई है, समाज से आइडियोलॉजी जुड़ी हुई है, समाज से इकोनॉमी जुड़ी हुई है, समाज से कल्चर जुड़ा हुआ है, समाज से एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है। सब एक दूसरे से कनेक्ट है। अब हम देखते हैं कि जो लास्ट पीस, ये 9 वर्ड हैं, ये कल्चर में आते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो लास्ट पीस जो है, जितने भी जी हमने आपको वर्ड बताए पॉलिटिकल वगैरह, ये अमूर्त होते हैं, ये हमें दिखते नहीं हैं, ये हमें बिल्कुल दिखते नहीं हैं। लेकिन हमें 3 चीज़ें दिखती हैं, एक तो लैंड और भूमि दिखती है, एक पीपल लोग दिखते हैं, और तीसरा रिसोर्स संसाधन दिखते हैं। ये मूर्त है। बाकी अभी 9 हमने आपको बताए थे, वो अमूर्त हैं, और ये 3 दिखते हैं, भूमि, लोग और संसाधन। लैंड, पीपल एंड रिसोर्स, ये मूर्त हैं। बस अब हमको एक डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो बीच में उसमें लिखेंगे कल्चर, उसके आसपास लिखेंगे लैंड, पीपल एंड रिसोर्स, फिर उसके ये 9 वर्ड लिखेंगे, लास्ट पीस, ठीक है ना। अब जो कल्चर है वो मूर्ति कला, स्थापत्य कला, डांस, युद्ध कला वगैरह, ये सब है जो आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं। ये जितनी भी संस्थाएं हैं, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी वगैरह, इन्हें लौकिक संस्था कहते हैं। सेकुलर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, सेकुलर इंस्ट्रक्शंस, लौकिक संस्थाएं कहते हैं। और जो इकोनॉमी है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इकोनॉमी है। अगर ये अच्छा है तो आपका कानून भी अच्छा होगा, आपका समाज भी अच्छा होगा, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा, आपका टेक्नोलॉजी भी अच्छी होगी। बस इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमी अच्छी तो सब अच्छी। इकोनॉमी बेस है, आधार है। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो पॉलिटिकल भी अच्छा होगा। अगर इकोनॉमी अच्छी है आपकी तो आपकी आइडियोलॉजी भी अच्छी होगी। इकोनॉमी अच्छी है तो कल्चर भी अच्छा होगा। इकोनॉमी अच्छी है, इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा। कंफर्म? आर यू अंडरस्टैंड? देखिए दोस्तों, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक बारीक बारीक समझ में आएगा कि कैसे हमें कनेक्ट करना है एक दूसरे सब्जेक्ट से। ध्यान रखना। और जो इकोनॉमी है सबसे मुख्य पार्ट है लास्ट पीस का। जैसे कि हिस्ट्री में लास्ट पीस जो आता है, तो लास्ट पीस में एस जो है सोसाइटी और पी जो है पॉलिटिकल। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सोसाइटी है समाज, पॉलिटी है राज्य, कानून बनाने वाला। और कानून राज्य किसके लिए बनाता है? समाज के लिए।
ठीक है ना। समाज में क्या होती हैं? प्रथाएं होती हैं, समाज में प्रथाएं होती हैं, और जो राज्य है वो कानून बनाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, जब भी समाज में कोई भी रूढ़वादी प्रथाएं होंगी वो समाज में पैदा होंगी और कानून उनको हटाएगा, तो दोनों में लड़ाई किसमें होगी? कानून और प्रथाओं में। और जब कानून और प्रथाओं में लड़ाई होगी तो जब कानून और प्रथाएं टकराएंगी तो कौन जीतेगा? कानून जीतेगा। हमेशा अच्छाई की जीत होती है, प्रथाओं की जीत नहीं होगी। प्रथाएं रूढ़िवादी होती हैं, अन्यायपूर्ण होती हैं, ठीक है ना। यस, यानी समाज में प्रगति एवं व्यवस्था बनाना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। तो ऐसे राज्य को क्या कहते हैं? कल्याणकारी राज्य कहते हैं। जो समाज की प्रगति, व्यवस्था और विकास बनाए वो राज्य की जिम्मेदारी है। ऐसे राज्य को हम कल्याणकारी राज्य की संज्ञा देते हैं। जो राज्य लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाए और प्रगति वगैरह ये सब नहीं, तो उस राज्य को हम कहते हैं पुलिस स्टेट। जैसे पाकिस्तान पुलिस स्टेट, जैसे भूटान, जी हमारा पड़ोसी मुल्क कौन सा है? म्यांमार बर्मा, ये क्या है? पुलिस स्टेट। यहाँ सिर्फ सेना की ही चलती है। इंसानों को, मनुष्य को, जो वहाँ के पीपल हैं, वहाँ की कोई स्वतंत्रता नहीं है। उसको कहते हैं पुलिस स्टेट। बस लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेनेंस है, बाकी मनुष्यों को कोई सुविधा नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। राज्य कानून से चलता है और समाज प्रथाओं से चलता है। और कोई अगर रूढ़िवादी गलत प्रथा समाज में है, उसको कानून के द्वारा हटाया जा सकता है, जिससे कि उनको प्रथाओं और कानून में टकराव होगा। उस टकराने में कौन जीतेगा? कानून। ओनली फॉर लॉ इज मोर पावरफुल, ठीक है ना। संविधान का जो आर्टिकल है वो इतना पावरफुल है, इतना अनुच्छेद इतना पावरफुल है कि उसमें 1000 अनुच्छेद टकरा जाएं लेकिन आर्टिकल जीतेगा। इतना पावरफुल है आर्टिकल। सरकार कितने भी अनुच्छेद बना दे, 1000 अनुच्छेद बना दे, लेकिन आर्टिकल बहुत पावरफुल है। आर्टिकल समझो हाथी, और एक्ट, अनुच्छेद समझो आप अधिनियम। एक्ट जो होता है उसे कहते हैं अधिनियम। तो आर्टिकल समझो आप हाथी, और उनको समझो कि कुत्तों की भीड़ है। तो हाथी से कुत्ते टकराएंगे तो कौन जीतेगा? हाथी ही ना। तो संविधान हमारा इतना पावरफुल है आर्टिकल। अब देखते हैं, राज्य कानून से चलता है और समाज प्रथाओं से चलता है। इतिहास में प्रथाओं का द्वंद्व है, युद्ध है। इतिहास में प्रथाओं का द्वंद्व और युद्ध है। जब भी कानून और प्रथाएं टकराएंगी तो कानून ही जीतेगा। हमेशा जीत अच्छाई की होती है अंततः, ध्यान रखना। लास्ट पीस। लास्ट पीस ये क्या? ये 9 है, 9 वर्ड है लास्ट पीस। अब भी ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में कारण पूछा जाए, प्रभाव पूछा जाए, व्याख्याएं करनी पूछी जाए, टिप्पणी करना पूछा जाए, परीक्षण करना पूछा जाए, आलोचना करना पूछा जाए, तो किससे करेंगे? इसी लास्ट पीस से करेंगे। यहीं से डायमेंशन खोजेंगे, लास्ट पीस से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। एक एक डायमेंशन को उठा लेंगे, बेस्ट क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। लास्ट पीस में 9 है, 2 प्रमुख हैं, सोसाइटी एंड स्टेट। स्टेट मतलब पॉलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। समाज कैसा है? जैसा राज्य है, जैसा राज्य होगा वैसा ही समाज होगा। जैसे कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के काम करने का तरीका क्या है? समाज से संबंधित है। इकोनॉमी समाज के अनुसार चलेगी। और जो पॉलिटी है वो स्टेट, पॉलिटी मतलब स्टेट, जो राज्य है वो स्वतंत्र संस्था है, वो स्वतंत्र निर्णय ले सकती है, कोई भी प्रथाओं को हटा सकती है, कोई भी गलत प्रक्रियाओं को हटा सकती है। और जो आई मतलब आइडियोलॉजी, मतलब समाज व राज्य, समाज रूढ़िवादी होता है और राज्य परिवर्तनवादी, कल्याणकारी होता है। अगर समाज में रूढ़िवादी, ये खूबी है, पहली खूबी है इसकी आइडियोलॉजी की। आइडियोलॉजी में समाज व राज्य दोनों होते हैं, लेकिन अगर रूढ़िवादिता अगर समाज में है तो राज्य उसको हटा सकता है, परिवर्तन कर सकता है, कल्याणकारी है राज्य, ये खूबी है आइडियोलॉजी की। इकोनॉमी समाज का फंक्शन है, समाज का अंग है इकोनॉमी। C1 समाज की संपत्ति, प्रॉपर्टी, कल्चर है,
जैसा समाज वैसा कल्चर, स्थापत्य कला वगैरह, डांस, नृत्य वगैरह, जैसा समाज होगा वैसे वहाँ का कल्चर होगा। और इन्वायरमेंट समाज का अहम हिस्सा है। तो ये दो ही चीज़ें से जुड़ रहा है सारे लास्ट पीस जितना भी है, ओनली दो चीज़ों से ही कनेक्ट हो रहा है, एक समाज एक राज्य, एक समाज एक राज्य, एक समाज एक पॉलिटी, पॉलिटी मतलब राज्य के अंतर्गत। तो दो प्रमुख हैं, एक पॉलिटी एंड सोसाइटी। इन 9 में से यही दो से ही कनेक्ट होते हैं, समाज और सोसाइटी, समाज एंड पॉलिटी, समाज एंड राज्य, समाज एंड राज्य, स्टेट। इन दो को ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक आंसर राइटिंग में आपको फायदा करेंगे। अब हम देखते हैं कल्चर, संस्कृति। और इसके कितने वर्ड हैं? लास्ट पीस 9 वर्ड हैं, और 9 में 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक है राज्य, एक है समाज। राज्य, अब इस राज्य मतलब पॉलिटी, इसको हम ढंग से देखते हैं तो इसको हम देखेंगे, ये आधुनिक अवधारणा है स्टेट, ठीक है ना। स्टेट को हम और भी कहते हैं नेशनल स्टेट, राष्ट्र राज्य भी इसको कहते हैं हम, राज्य को राष्ट्र राज्य भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इस राष्ट्र राज्य को हम समझते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष राष्ट्रवाद एवं उपनिवेशवाद का संघर्ष है, जिसमें कौन जीता? राष्ट्रवाद जीता, ठीक है ना। जैसे राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट, इसमें क्या है? इसमें औपनिवेशिक राज्य है, एक है राष्ट्र राज्य। जब 1750 में अंग्रेज जब भारत आए थे तो वो क्या उन्होंने किया था? वो लाए थे औपनिवेशिक राज्य। और औपनिवेशिक राज्य में क्या था? ये अंग्रेजों ने अपनाया था इसको, औपनिवेशवाद। ये किसके लिए? ये शोषण के कारण जो औपनिवेशिक राज्य अंग्रेजों ने अपनाया तो हमारे लोगों का शोषण हुआ। जब शोषण हुआ तो हमारे लोगों में चेतना जागृत हुई। जब चेतना जागृत हुई तब हमारे अंदर एक प्रबल भावना, नेशन की भावना, राष्ट्र की भावना जागृत हुई। जब राष्ट्र की भावना जागृत हुई तो वो प्रक्रिया कौन सी थी? जब राष्ट्र की भावना जागृत हुई तो वो थी प्रक्रिया भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। फिर जब संघर्ष हुआ तो 1950 में पूर्ण राष्ट्र बना। लेकिन औपनिवेश में विचारधारा कौन सी? आइडियोलॉजी, उसमें विचारधारा थी उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म। और जब हम राष्ट्र राज्य बन गए उसकी विचारधारा कौन थी? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। ध्यान रखना, राष्ट्र राज्य प्राप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किया गया था, ये ध्यान रखना। तब नेशनल स्टेट बना हमारा, नेशनल स्टेट। अब देखना उपनिवेशवाद से राष्ट्र राज्य कैसे बना, इसको हमें एक एक कड़ी देखनी है। एक शांतिपूर्ण संघर्ष के कारण बना। अब इसमें क्या क्या हुआ? पहले हम उपनिवेशवाद में हम किससे निर्भर थे? हम अंग्रेजों पर निर्भर थे। और राष्ट्र राज्य पर हम किस पर निर्भर हैं? तो आज हम राष्ट्र राज्य हैं, आज हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। पहले अंग्रेजों पर निर्भर थे और राष्ट्र राज्य में आज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सोवरेन पावर है मेरे पास, असीम पावर है। और जब उपनिवेशवाद था तब क्या होता था? औपनिवेशिक था। जब उपनिवेशवाद था तो आइडियोलॉजी क्या थी? औपनिवेशिक थी। और जैसे ही हम राष्ट्र राज्य बने तो विचारधारा क्या हो गई? समाजवादी, ठीक है ना। और जब उपनिवेशवाद था तो हम संप्रदायवादी थे। और जैसे ही राष्ट्र राज्य बना तो हम क्या हो गए? धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म। धर्म राज्य से अलग है, धर्म राज्य से अलग है, धर्म और राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे जैसे ही हम औपनिवेश में सत्तावादी निरंकुशता थी, वैसे ही राष्ट्र राज्य में क्या आ गया? लोकतांत्रिक प्रक्रिया। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जनता जिसे चुनेगी वही राजा बनेगा, ये आ गया। उपनिवेशवाद में क्या था? राजतंत्र था, मोनार्की थी। और जैसे ही राष्ट्र राज आया तो क्या हो गया? गणतंत्र, ठीक है। ये सभी कैसे बनी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ये कैसे बना? ये दो प्रक्रियाएं, दो चीजें हुई। कैसे बना? दो चीजें हुई। एक तो प्रक्रिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ही प्रक्रिया कहते हैं, प्रक्रिया के द्वारा।
और उसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ, हम स्वतंत्र हो गए। ठीक है ना। अब दूसरी हम चीज देखते हैं, पहला तो हमने देख लिया स्टेट यानी पॉलिटी स्टेट, अब दूसरा हम देखते हैं समाज। हमारा जो समाज है ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, जिसमें अधिकार तो ऊपर की ओर है और नीचे जितने हैं वो कर्तव्य हैं, उनके ऊपर कर्तव्य थोपा गया है। और सबसे ज्यादा अधिकार ऊपर के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और नीचे SC ST अनटचेबल्स। ये समाज है हमारा ऊर्ध्वाधर। लेकिन संविधान के अनुसार समाज कैसा होना चाहिए? समता मूलक होना चाहिए। अब इस ऊर्ध्वाधर समाज को समता मूलक समाज बनाएंगे, वर्टिकल बनाएंगे। अभी तो हॉरिजॉन्टल है, अब वर्टिकल बनाएंगे। अब कैसे? आज समाज टूट रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके पास अधिकार अब सीमित बराबर हो रहे हैं। ये धीरे धीरे टूटने की कगार पर है, टूट रहा है। अब जातियां इतनी प्रबल नहीं रही। अब हमें कैसा बनाना है? हमें समता मूलक, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो ऐसे ऐसे नहीं, अब ऐसे ऐसे बनाना है कि वही कुर्सी ब्राह्मण बैठ सके, वही शूद्र, वही क्षत्रिय, वही वैश्य और वही SC ST सब वगैरह बैठ सके। हमें ऐसा समाज बनाना है, समता मूलक समाज बनाना है। ऐसा समता मूलक समाज बनाने के लिए क्या होना, क्या क्या होना? पहले राज्य, जो सरकार होगी, गवर्नमेंट, वो करेगी इसके ऊपर वर्ग, और दूसरा मध्यम वर्ग, मतलब पढ़ा लिखा वर्ग। समाज में जो मध्यम वर्ग है, ये दोनों की जिम्मेदारी है। इतिहास में 3 प्रयास किए गए समाज को सुधारने के लिए। पहला प्रयास बुद्ध काल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बुद्ध और महावीर। दूसरा प्रयास मध्यकाल में 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी में सगुण भक्ति मार्ग और निर्गुण भक्ति मार्ग के लोगों ने और सूफी संतों ने इसको सुधारने की बड़ी कोशिश की, सुधारने का प्रयास किया। फिर अंतिम प्रयास, तीसरा और अंतिम प्रयास 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत हुआ। इसमें सती प्रथा, नारी शिक्षा, बाल विवाह, इन सबको, नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, बाल विवाह का भी उन्मूलन किया गया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। ये सब आंदोलन चले। इसमें प्रमुख नेता थे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये विवेकानंद। इनको ध्यान में रखना है। 19वीं सदी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत पहले दो प्रयास पारंपरिक हैं, ठीक है ना। पहले 2 प्रयास क्या हैं? पारंपरिक हैं। लेकिन अंतिम प्रयास आधुनिक है, क्योंकि विचारधारा, अब आधुनिक में विचारधारा क्या है? मानवतावाद, राष्ट्रवाद, तर्कवाद, ये आधुनिक विचारधारा है। अब हम चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ये कनेक्ट करना सीखिए आप एक दूसरे सब्जेक्ट से। कैसे समाज और पॉलिटी, हमारे देश की कैसे स्टेट और समाज कैसा है, ये 2 मुख्य हमने समझ लिए। लास्ट पीस से 2 मुख्य ये जो पॉइंट हैं, इन्हीं से सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। समाज और पॉलिटी, समाज और पॉलिटी, समाज और पॉलिटी से ही सारे कनेक्ट हैं। लॉ एंड वगैरह सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ये सारे के सारे, ठीक है ना। 2 प्रमुख हैं, समाज सोसाइटी, पॉलिटी एंड स्टेट राज्य, ठीक है ना। अब मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को आप सिर्फ 7 बातों से, कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप जो भी किताब पढ़ोगे, चाहे वो NCERT हो, चाहे बिपिन चंद्रा हो, चाहे XYZ कोई भी दुनिया में किताब हो, मॉडर्न हिस्ट्री को 7 बातें ध्यान रखकर समझा जा सकता है। वो 7 बातें कौन कौन सी हैं? और यही बार बार रिपीट होती हैं, बार बार हर किताब में यही रिपीट होगी। बस 7 बातें ध्यान रखना। पहला, समाज तो इंपॉर्टेंट है ही, दूसरा राज्य इंपॉर्टेंट है। ये तो बात आपको पता ही हो गई। अब जैसे कि हम एक उदाहरण लें, जैसे कि कुर्सी का उदाहरण लें, तो कुर्सी का उदाहरण हम जब लेते हैं तो 7 चीजें इसके बारे में जानेंगे। पहला, कुर्सी का विचार आएगा। कुर्सी ऐसी थोड़ा नहीं बन जाएगी, पहले कुर्सी का क्या आएगा? विचार आएगा, आइडिया आएगा। यही आधार है कुर्सी का। अगर किसी के मन में विचार ना आया होता तो कुर्सी कभी बन पाती? नहीं बनती। और कुर्सी क्या है? कल्चर है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी कारण, रीजन, ज्ञान की वजह से, अपनी इच्छा की वजह से, और मनुष्य ने जो कुछ भी किया है वो क्या है? कल्चर है। तो मनुष्य जो कुर्सी बनी है
वो क्या है? कल्चर है, क्योंकि मनुष्य ने जरूरत पड़ने पर इसको बनाया। तो कुर्सी में पहली बात क्या आया? विचार आया। पहले विचार सोचा होगा कि कुर्सी बनाए बैठने के लिए। फिर दूसरा क्या होगा? उसके लिए लकड़ी लाए होंगे, संसाधन की जरूरत हुई होगी तो लकड़ी लाए। फिर तीसरा, उसके बनाने के लिए एक एजेंट भी होना चाहिए, कारपेंटर, बढ़ई, वही तो बनाता है चेयर वगैरह, तख्त वगैरह। तो एक बढ़ई की जरूरत पड़ी, कारपेंटर की जरूरत पड़ी, तीसरी बात। और चौथी बात, उद्देश्य क्या है कुर्सी का? बैठना ही तो उद्देश्य है। कोई आ जाए उसको बिठाना ही तो उद्देश्य है, पर्पज। चौथी बात पर्पज। पांचवी बात परिभाषा, डेफिनेशन। इसी को हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, परिभाषा। और छठी गतिविधि, एक्टिविटी। जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी दुनिया में या इंडिया में, वो सब क्या है? गतिविधियां हैं, एक्टिविटी है। और सातवां है इवोल्यूशन, मूल्यांकन करना है। और हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स मूल्यांकन की पर ही प्रश्न की डिमांड होती है। जैसे कि हम विचारधारा एक लेते हैं, उपनिवेशवाद। तो इन्हीं 7 चीजों से, जैसे हमने कुर्सी पर आपको बताई 7 बातें, वही विचारधारा उपनिवेशवाद को 7 चीजों से हम डिफाइन करेंगे। आपको एक बात पता है कि उपनिवेशवाद का विचार तो आया होगा पहली बार अंग्रेजों को, पहली बार विचार आया, फिर उस पर वर्क किया, क्या किया? संसाधन भी जुटाए, वहां जहाज वगैरह से भारत आए, फिर उन्होंने देखा कि हाँ ये होता है, फिर धीरे धीरे ऐसे करके उन्होंने संसाधन जुटाना शुरू किया। फिर तीसरी चीज, एक एजेंट कौन थे? अंग्रेज व्यापारी एजेंट थे विचार के जन्मदाता उपनिवेशवाद के। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि लोगों का शोषण करना, भारतीयों का शोषण करना, यही तो उद्देश्य था। 7 चीजों से हम कोई भी टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का खत्म कर सकते हैं, बस 7 बातों से। फिर इसकी परिभाषा क्या है उपनिवेशवाद की, ये भी हम जानेंगे। फिर गतिविधि क्या थी? उन्होंने युद्ध लड़े, राजाओं को हटाया, द्वैत शासन लाए, वगैरह वगैरह, ये करते रहे, तो ये गतिविधि थी। फिर मूल्यांकन, आप कर देना मूल्यांकन इसका। बस ये 7 चीजों से आप मॉडर्न हिस्ट्री समझ सकते हो। पहला विचार आता है, दूसरा फिर उसके बारे में संसाधन जुटाए जाते हैं, तीसरा कि वो व्यक्ति कौन है, कोई एजेंट होगा उस विचार का, फिर चौथा उद्देश्य, पांचवा परिभाषा, और छठा की गतिविधियां, और सातवां मूल्यांकन। ये चीजें याद रखो, आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। विचार ही प्रमुख है, ध्यान रखना। विचार, 7 चीजों में विचार प्रमुख है, विचार ही आधार है। मूल्यांकन का आधार विचार एवं उद्देश्य है। विचार और उद्देश्य किसके आधार हैं? मूल्यांकन के आधार क्या है? विकास और उद्देश्य। विचार और उद्देश्य दोनों को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका क्या उद्देश्य है, इसका विचार क्या है, ध्यान रखना। हर एक टॉपिक में, चाहे कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री, इवन मॉडर्न हिस्ट्री की बात नहीं, हर एक सब्जेक्ट में ये ही ट्रिक लगाना, 7 ध्यान रखना। इसी तरह हर कल्चर वस्तु विचार में 7 चीजों से देखकर पढ़ेंगे, वह उत्तर देंगे। हर एक कल्चर, चाहे मनुष्य ने जो भी अपनी सुविधाओं के लिए जो भी चीज बनाई, जो भी विचारधारा बनाई, हर एक वस्तु में यही विचार करेंगे 7 चीजों का। आइडिया, रिसोर्स, एजेंट, उद्देश्य, परिभाषा, गतिविधि और मूल्यांकन, यही सब करेंगे, ठीक है ना। अब विचार ही किसी भी संस्था का नैतिक और सैद्धांतिक आधार होता है। और ध्यान रखना, विचार ही किसी संस्था का नैतिक और सैद्धांतिक आधार होता है। विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। विचार ये 3 बातें आती हैं विचार में। कौन कौन सी? एक तो दर्शन आता है, एक उद्देश्य आता है, एक सिद्धांत आता है। जैसे दर्शन क्या है? मानवतावाद। इसका उद्देश्य क्या है? कैसे प्राप्त किया जाए, यही तो उद्देश्य है इसका, कैसे प्राप्त किया जाए। सिद्धांत विधि का शासन द्वारा, सत्ता का पृथक्करण द्वारा, संविधानवाद द्वारा, और प्रशासन से संबंधित है। संविधानवाद क्या है? प्रशासन से संबंधित। अच्छा, संविधानवाद क्या है? संविधानवाद में क्या होता है कि सरकार की जो निरंकुश शासन है, सरकार की शक्ति को सीमित करना ही
संविधानवाद है, जिससे जनता के हक और अधिकार सुनिश्चित हो सके। अगर सरकार निरंकुश होगी, शक्तिशाली होगी, तो जनता के अधिकार सीमित रहेंगे, जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इसलिए संविधानवाद क्या कहता है? संविधानवाद कहता है कि जनता के नैतिक मूल्य, जनता के अधिकार, जनता के जो मतलब उसके विचार व्यक्त करने की इच्छा, वो सब उसको मिलनी चाहिए। ये कब मिलेगी? जब सरकार की शक्तियों को सीमित कर देंगे। सरकार संविधान से छोटी है। संविधान दुनिया का, संविधान सबसे बड़ा है। संविधान से ना कोई ऊपर है, कोई हो ही नहीं सकता, बाकी सब नीचे हैं। संविधान सब सर्वोच्च है। तो ये क्या है? संविधानवाद। भारत में क्या है? संविधानवाद। अमेरिका में क्या है? संविधानवाद। ब्रिटेन में क्या है? संविधानवाद। नॉर्थ कोरिया में क्या है? संविधानवाद वहां नहीं है, क्योंकि सरकार की शक्ति असीमित है। सरकार कुछ भी कर सकती है, किसी को भी मारने का आदेश दे सकती है, किसी का भी इनकाउंटर करा सकती है, अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को भी बस सरकार के खिलाफ बोले उसको उठवा सकती है, मरवा सकती है। तो ये संविधानवाद नहीं है। इसमें जनता के हक और अधिकार सुरक्षित नहीं है, जनता को बोलने की आज़ादी नहीं है, तो वहां संविधानवाद नहीं है। पाकिस्तान में संविधानवाद नहीं है, म्यांमार बर्मा में संविधानवाद नहीं है, वहां सरकार को इतनी असीम शक्ति है। तो संविधानवाद में सरकार को सीमित कर दिया जाता है और सारी शक्तियां संविधान में निहित होती हैं, और संविधान जनता का द्वारा बनाया जाता है। तो जनता क्या हुई? सर्वोच्च, जनता जनार्दन। तो ठीक है ना। फिर ये 6 चीजों से हमको 7 चीजों से इंपॉर्टेंट, और यह ध्यान रखना, ये जो 7 चीजें होती हैं, आइडिया और संसाधन, रिसोर्स और एजेंट, पर्पज, डेफिनेशन, एक्टिविटी एंड एवोल्यूशन। विचार, संसाधन, व्यक्ति यानी एजेंट कोई व्यक्ति, पर्पज उद्देश्य, परिभाषा, एक्टिविटी गतिविधि, एवोल्यूशन मूल्यांकन। ये हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ये क्या है? ये 7 चीजें अमूर्त हैं, हमें दिखती नहीं है। ये 7 चीजें हमें दिखती नहीं है, स्टफ हमें बिल्कुल नहीं दिखती, लेकिन 3 चीजें हमने आपको बताई थी पहले। 3 चीजें हमको दिखती हैं। वो कौन कौन सी हैं? संसाधन, भूमि, निवासी। ये जो संसाधन है, चाय, गन्ना, आलू, है ना, मशीनें, ये क्या है? संसाधन है। साइकिल, कार, गाड़ी, मोटर गाड़ी, सड़क, रेल की पटरी, ये सब संसाधन है। फिर भूमि, लैंड, जिसमें हम इसको बो सकते हैं, रह सकते हैं। फिर निवासी, यहाँ के लोग। तभी तो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। उन्होंने विचारधारा, पहले उनके मन में उपनिवेशवाद का विचार आया, जो कि अमूर्त है, जो हमें दिखती नहीं। लेकिन जब उन्होंने विचार बनाया, फिर दूसरी चीज उनको क्या सूझी? उनको संसाधन के बारे में सूझी। तभी तो वो यहाँ आए। हाँ, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्स हैं, इनको गुलाम बनाया जाए, इनको औपनिवेशिकवाद में बनाया जाए। तभी तो उन्होंने हमारा शोषण किया। वो अमूर्त का कैसे शोषण कर सकते? वो मूर्त का शोषण कर सकते। तो 3 चीजें मूर्त होती हैं किसी भी जगह, संसाधन, भूमि और लोग। ये मूर्त हैं, बाकी सब अमूर्त होता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये समझिए, ये एक दूसरे से कनेक्ट करना आपको सिखाएंगे सारे सब्जेक्टों को। अगर मैं आपको समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बार बार देखिए। वैसे भी यूट्यूब पर वीडियो पड़ा ही रहता है मेरा। कल के लिए फिर से आते हैं मिलने, तब तक के लिए धन्यवाद।